दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हथियारों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर जानकारी आपको दे दें, क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तो हथियारों के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तुर्की और चीन के बने ये हथियार है। पाकिस्तान के रास्ते लाए जाते थे ये हथियार। तुर्की और चीन के ये हथियार। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और हथियारों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, ये जो हथियार है ये तुर्की से और चीन से पाकिस्तान के रास्ते यहाँ लाए जा रहे थे। अब इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिनके पास से 10 विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस यहाँ पर मिले हैं। बड़ी खबर और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी, तस्वीरें एक बार आप देखिए। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच ने जहां पर इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, यहां पर हथियारों के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बातें रहती है कि अभी पूछताछ में और क्या निकलकर सामने आता है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, सबसे पहले इस खबर को लेकर पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे और फिर बाकी सवाल। बिल्कुल, देखिए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 वो लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन के जो बने हुए हथियार थे, ख़ासतौर से तुर्की और चीन के, उनको पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान लाते थे। यहाँ पर इनका जो पूरा गैंगस्टर गैंगवार जो है, उसके जो लोग हैं उनकी साथ में कनेक्टिविटी थी और यहाँ पर इसको बड़े पैमाने पर ये बेचते थे। हालांकि 4 लोगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। 4 को पकड़ा गया है। पूछताछ लगातार जारी चल रही है। पूछताछ में बिल्कुल साफ होगा क्या कुछ निकल के आगे सामने आता है। जो पूछताछ के बाद के संकेत हैं वो मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। एटीएस की डॉक्टर से पूछताछ, एनआईए इनपुट के आधार पर 10 से ज्यादा डॉक्टर से पूछताछ और सभी डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और अदील के संपर्क में थे। बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर के डॉक्टर से पूछताछ, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर के डॉक्टर से पूछताछ, मुरादाबाद के 3 डॉक्टर्स की संदिग्ध गतिविधियों की जांच। तीनों डॉक्टर्स को यूपी एटीएस मुख्यालय बुलाया गया है और तीनों डॉक्टर की लोकेशन पिछले महीने फरीदाबाद में थी। तो देखिए यहां पर 2 कनेक्शन एक बार जुड़ते नजर आ रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो फरीदाबाद में पिछले महीने की, और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुरादाबाद के तीनों डॉक्टर्स की संदिग्ध गतिविधियों की जांच अभी जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल के पास सबसे पहले हम चलते हैं। निखिल, देखिए एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और जैसा कि यहां पर सामने आया कि कुछ संदिग्ध गतिविधियों में ये लोग संलिप्त थे, किस प्रकार की गतिविधियां थी? देखिए, मुजम्मिल और शाहीन और आदिल, इनके संपर्क में बहुत सारे डॉक्टर थे। जब शाहीन की गिरफ्तारी हुई तभी से पुलिस इस नेटवर्क पर काम कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम अस्पताल हैं उनमें काम करने वाले डॉक्टर, चूंकि मामला डॉक्टरों से जुड़ा हुआ था, तो वो कौन कौन से डॉक्टर्स थे जो इनके संपर्क में थे। ऐसे नंबरों को शॉर्टलिस्ट किया गया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद इस बात को तय किया गया कि इनकी लोकेशन फरीदाबाद में कब थी, यानी ये डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कब आए और खास करके फरीदाबाद गए या नहीं गए, यहाँ वहां पर इनकी कोई मुलाकात हुई तो या नहीं हुई। तो ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनको लेकर कई जनपदों में एटीएस ने छापेमारी की है। 3 डॉक्टर जो है जिनकी पहचान की गई है, जिनको माना जा रहा है कि पिछले महीने ये फरीदाबाद में थे। तो उस फरीदाबाद में इनकी किन से मुलाकात हुई, शाहीन से मुलाकात हुई, आदिल से मुलाकात हुई, या इनके नेटवर्क के किस आदमी से मुलाकात हुई, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझना चाहती है एटीएस, चूंकि एक बड़ा नेटवर्क है और इसका एक बड़ा जो बड़ी टीम है वो उत्तर प्रदेश से काम कर रही थी, या उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग थे या उत्तर प्रदेश में पहले काम कर चुके थे। लिहाजा यूपी एटीएस, जब से ये केस एनआईए को मिला है तब से यूपी एटीएस ने इसमें एक्शन तेजी के साथ शुरू कर दिया है। तमाम ऐसे डॉक्टर शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं जो इन तीनों डॉक्टर के संपर्क में थे और खास करके जिन्होंने जो है इनसे कहीं मुलाकात की हो या इनसे कोई बातचीत हुई हो।
तो इन तमाम नेटवर्कों पर काम कर रही हैं। अभी जो 3 डॉक्टर हैं उनको एटीएस मुख्यालय बुलाया गया है। तीनों से पूछताछ होगी और ये तय किया जाएगा कि इनकी लोकेशन फरीदाबाद में क्यों थी, ये फरीदाबाद क्यों गए थे और गए थे तो इनकी मुलाकात किससे हुई थी। जी बिल्कुल निखिल, बने रहिए आप हमारे साथ और ओवैस भी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। ओवैस के पास हम चलते हैं। ओवैस, देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों ने चिंता बढ़ा दी है। जिन डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है वो डॉक्टर इस प्रकार के एक मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं, ये वाकई चौंका देने वाला और हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल दीक्षिपा, लगातार जब से केस एनआईए के हाथ में गया है तो तब से लेकर के अब तक तमाम जो नए खुलासे हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर यूपी एटीएस की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर में लगातार छापेमारी चल रही है और 10 नवंबर के बाद जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो उसको लेकर के लगातार छापेमारी होती नजर आई, चाहे उसमें देवबंद हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर आपका रामपुर हो या अमरोहा हो। इन सभी जगह पर ख़ासतौर से ये वो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स भी हैं और साथ ही साथ मदरसे भी हैं, क्योंकि एटीएस की जो छापेमारी हुई है साफ तौर पे वो केवल डॉक्टरों के यहाँ पे नहीं हुई बल्कि मदरसों के अंदर में भी हुई है। लेकिन मुरादाबाद के 3 जो डॉक्टर हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं और उनकी जो संलिप्तता है वो साफ तौर पे नज़र आती है, इसीलिए उनको अब उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर एटीएस के अंदर बुलाया गया है। लगातार उनसे बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ पूछताछ में निकल के सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार एटीएस ने अपनी पूरी निगाह उत्तर प्रदेश के अंदर में सतर्क रूप से बनाई हुई है और एक एक गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। खासतौर से अगर डॉक्टर शाहीन की बात की जाए, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का जो पूरा मॉड्यूल है उसकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर शाहीन का सीधा जो फॉर्मेट था वो यही निकल के सामने आया, क्योंकि जब एनआईए ने पूछताछ की और तमाम जांच के जो पहलू हैं उनको देखा गया कि डॉक्टर शाहीन को जो जिम्मा दिया गया था वो ज़्यादातर डॉक्टरों को अपने साथ जोड़ने का दिया गया था। इसीलिए इस नेटवर्क के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है वो डॉक्टरों की भूमिका नज़र आती है और फरीदाबाद के अंदर में तीनों जो मुरादाबाद के डॉक्टर हैं उनकी लोकेशन क्या फरीदाबाद के अंदर है या नहीं है, इसकी अब जांच एनआईए करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अगर सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर के अंदर में जो 2 वाहन हैं उन दोनों वाहनों के कागज़ जो फिलहाल थाने के अंदर खड़े हुए हैं, जिनको थाने के अंदर सीज किया हुआ है, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एनआईए को यूपी एटीएस जो अब रिपोर्ट पेश करने जा रही है वो अपने आप में देखने वाली होगी, क्योंकि जितने भी साक्ष्य यूपी एटीएस के पास है वो सभी अब एनआईए के पास आ जाएंगे, क्योंकि एनआईए के पास अब पूरा जिम्मा है और इस पूरे जिम्मे के साथ साथ में एनआईए समझना चाहती है कि यूपी का जो कनेक्शन है फरीदाबाद से वो किस तरह जुड़ा, किस किस आधार पर जुड़ा और इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में डॉक्टर शाहीन के पास लोगों के जो आने का तांता था वो लगातार लगा रहता था, क्योंकि अक्सर जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर शाहीन के बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 के अंदर में आते रहते थे। हालांकि सूत्र जो बता रहे हैं, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में डॉक्टर शाहीन के कमरे में ख़ास तौर से जहां पर पूरा बैठ के प्लान बनाया जाता था वहां पर उन चारों को ला भी सकती है और पूछताछ भी होगी। जब पूछताछ होगी, लोकेशन ट्रेस होगी तो एक एक चीज़ निकल के सामने आनी शुरू हो जाएगी। अब देखना ये है कि आखिरकार फरीदाबाद के अंदर में अगर लोकेशन थी तो लोकेशन में डॉक्टरों को जिनको संदिग्ध बताया गया है तो फिर उनकी वार्तालाप किससे हुई, क्या डॉक्टर मुजम्मिल से हुई, डॉक्टर आदिल से क्या सहारनपुर हुई या फिर डायरेक्ट डॉक्टर शाहीन के साथ मुलाकात हुई, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का जो सीधा टारगेट था उत्तर प्रदेश के अंदर में वो हापुड़ और सहारनपुर के अंदर में था, क्योंकि वहाँ पर उसने 2 स्थान लिए थे। वहीं पर वो अपने ऑफिस बनाना चाहती थी और वहीं से पूरा जो नेटवर्क है उसको चलाने की बात जिस तरह से एनआईए ने अपनी जब जांच के अंदर में पाया है तो वो देखने लायक है, क्योंकि सहारनपुर के अंदर में डॉक्टर आदिल अहमद राठौर जो है उसका जो पूरा नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, चाहे उसके अंदर अमरोहा हो, संभल हो, बागपत हो, बड़ौत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर मुरादाबाद हो, इन जगहों पर बिल्कुल सक्रिय रहा है। और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जो हैं वो आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, हायर सेंटर हैं आपस में 1-2 जगह पर, तो वहाँ पर जो रेफ़र का मामला चलता है पेशेंट को करने का, इसलिए वार्तालाप ज़्यादा होती है। लेकिन कौन कौन इसके अंदर शामिल है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जांच का विषय है और लगातार जांच चल रही है। एनआईए के पास क्या कुछ सबूत लगते हैं, और उमेश देखिए इसी के साथ जो पैसा इन लोगों के पास आया है या फिर ये जो 4 डॉक्टर्स हैं इनको लेकर भी शाहीन की हम बात कर लेते हैं। शाहीन देखिए इसके पापा जो थे फार्मासिस्ट हैं और ऐसे में एक बड़ी भारी भरकम रकम आना, मेडिकल की पढ़ाई करना, पहले से ही कई सवाल थे लेकिन शायद इन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।
बिल्कुल दीपशिका, देखिए ईडी लगातार जांच कर रही है। पैसा किसने दिया, पैसा कहां से आया, पैसा कौन कौन से ट्रस्ट में आया, और जो 11 अकाउंट हैं खासतौर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, उनको भी सीज किया गया है। लेकिन शाहीन के पास जिस तरह से 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आई थी, वो 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन को अब एनआईए पूरी तरह से खंगाल रही है। वहीं ईडी ने भी उस पर पूरी निगाह रखी हुई है। ईडी एक एक रिपोर्ट दे रही है, एनआईए के पास रिपोर्ट पहुंच भी रही है। वहीं जो 20 लाख रुपए की बात की गई थी, जो डॉक्टर शाहीन ने जिनकी ट्रांजैक्शन 3 भाग में की है, वो भी अब एक साथ परत खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं डॉक्टर मुजम्मिल का किराए पे घर लेना, 2300 रुपये का किराए पे उन्होंने वहाँ पे घर लिया था फतेहपुर तगा के अंदर में। वहीं अगर बात की जाए धौज गांव की, तो जो यूनिवर्सिटी से लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर है धौज गांव, वहाँ पे भी उसका एक मकान किराए पर था। लेकिन डॉक्टर शाहीन का कोई मकान किराए पे नजर नहीं आया। साफ तौर पर डॉक्टर शाहीन कमरा नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में ही पूरा जो प्लान थी वो वहीं बनाती थी। और उमर के बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर उमर की और मुजम्मिल की आपस में पैसे के लेन देन को ही लेकर के लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता था। बिल्कुल, निखिल के पास हम चलते हैं, निखिल से भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। निखिल, देखिए साफ तौर पर कई चीजें ऐसे सामने आई हैं जिससे ये नजर आ रहा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। अब ऐसे में कई खुलासे तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बयानबाजी की जाती है वो इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती है। देखिए, इस पूरे नेटवर्क को आप देखिए, जब शाहीन की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन ये बात खुलकर सामने आई कि शाहीन ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रवक्ता उसकी तैनाती थी, बाद में एचओडी भी हुई। 2014 के आसपास शाहीन का ट्रांसफर 6 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज हुआ। वक्त तो लंबा था, लेकिन 6 महीने बाद वो कन्नौज से कानपुर वापस आ गई। तो ये जो 6 महीने का कन्नौज का पीरियड था, लोग जो एजेंसियां हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि यही एक समय था जब शाहीन का जो ब्रेन वॉश है वो किया गया और शाहीन धीरे धीरे इस तरफ बढ़ने लगी। वापस आई कानपुर शाहीन ने 13 से 14 के आसपास, 14 से 15 में 1 साल जो है शाहीन ने वहां पर फिर नौकरी की और अपने पति से, उसने जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे गल्फ कंट्री शिफ्ट होने के लिए कहा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।